हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर है, एक है सेकंड चैप्टर, एक है थर्ड चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के 2 चैप्टर सेकंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर सेकंड हमने पढ़ लिया, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अध्याय 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, मीन्स इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अचर गुणांक, तो इसमें गुणांक क्या होंगे? अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात और देखिए आप यहाँ पे कि ये रैखिक अवकल समीकरण है अचर गुणांकों वाले। तो चूंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जब क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण, तब हम रैखिक अवकल समीकरण का परिभाषा पढ़े थे। क्या होता है इसका परिभाषा? दोबारा से याद कर लीजिए कि वे समीकरण जिनमें आश्रित चर और तथा उसके अवकलज केवल प्रथम घात में हो, ठीक है, प्रथम घात में ही आते हो और आपस में गुणित यानी मल्टीप्लाइड नहीं होते हो, रैखिक, ऐसे समीकरणों क्या कहते हैं? रैखिक अवकल समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं ये इक्वेशन होती कैसी है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए ये एक इक्वेशन है, क्या है? n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। कैसा रूप? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है, ठीक है, n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप ये है dn y अपॉन dx की पावर n प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस pn इंटू y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? 1। p2 आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ऐसे ही माइनस n हो जाएगा। n आ रहा है ना, तो क्या बच जाएगा d में? तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर qx, ये इस समीकरण को हम नाम दे दिए 1। अब यहाँ पे देखिए ये p1 p2 pn ये जो भी आएंगे ये क्या है, और px qx ये क्या है? सब x के फलन, या तो x के फलन है ये, या फिर क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। अगर px p1 p2 pn तक जो भी ये है फंक्शन, ये अचर राशियां हो, x के फलन ना हो, केवल कांस्टेंट हो, तो हम इनको क्या कहेंगे? समीकरण एक को अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। यदि यहां से देख सकते हो आप कि p1 p2 डॉट 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 pn अचर राशियां हो ये सब, तो हम समीकरण जो एक है ये, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण क्या होगा? जब यहाँ पे ये सब कांस्टेंट हो। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि उसके आगे चलते हैं कि यहाँ पे अब रैखिक अवकल समीकरण चूंकि ये कांस्टेंट होंगे, अचर राशियां होंगी, तभी ये समीकरण एक अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, p1 यहाँ से देखना, जैसे p1 बराबर c1 ले लिया, समीकरण एक में मान रखता हूँ, और p2 बराबर c2, तो ये इतना ना करके डायरेक्टली कर देते हैं कि समीकरण एक में क्या रख दिया मैं, pi बराबर ci। ठीक है, जहाँ i क्या है? 1 to n, 1 से n तक है, 1 2 3 ऐसे। अगर p1 करेंगे तो क्या आएगा? c1 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे p1 की जगह क्या रखा मैंने? c1। ठीक है, और p2 की जगह c2, ऐसे pn की जगह क्या रख दिया? cn। ये क्या है? c1 c2 cn, ये क्या है सब? यहाँ से देखना आप, क्या है ये सब अचर राशियां है, क्योंकि हम अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, तो इसलिए ये सब किया, तो इसको नाम दे दिया समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि यहाँ से देख सकते हो आप, जैसे ये होता है d, क्या होता है? d अपॉन dx को क्या कहते हैं? अवकल संकारक या अवकल ऑपरेटर।
ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ये एक ऑपरेशन होता है, संकारक होता है, तो इसको डी के बराबर मान लेते हैं। ये होता है, हम मान नहीं रहे हैं, ऐसा होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। डी अवकल संकारक, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, डी। तो जैसे डी एन है यहाँ पे पावर, तो क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन को क्या रखेंगे, डी एन रख देंगे। तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, वाई तो बाहर आ जाएगा, तो डी एन इंटू वाई प्लस क्या आ गया, सी एन इंटू एन डी की पावर एन माइनस 1 इंटू वाई, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ। जब वाई कॉमन लेंगे, वाई बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया C1 टू सी एन ये आ रहे हैं सब, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर है और y ब्रैकेट के बाहर है, बराबर QX, ऐसे कैसे, इसको समीकरण नाम 3 दे दिया। अब देखना यहाँ से ये क्या हो गया, ये केवल d का, क्योंकि C1 C2 Cn तो क्या है, सब कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, FD, d का फंक्शन हो गया ना ये कोई, ये एक d का फंक्शन हो गया f ऑफ d, ठीक है। अब यहाँ से f ऑफ d क्या हो गया, जैसे dn प्लस C1 है, ये जैसे C1 है, ठीक है, C1 d की पावर n माइनस 1 प्लस Cn, ऐसे। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ब्रैकेट वाले को FD, क्या कहेंगे, f ऑफ d, क्योंकि ये d का फंक्शन है, बराबर ये क्या हो गया, QX, ठीक है। यहाँ से देखिए, और इंटू y भी आएगा यहाँ पे, इंटू y बराबर, तो ये y तो इसके मल्टीपल में है ना, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर y आ रहा है ना, तो f ऑफ d पूरा ब्रैकेट वाले को f ऑफ d मान लेते हैं, और बाहर y है, y लिख दिए, और ऐसे वैसे, ऐसे जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दो, ठीक है। तो ये इसको, ये हम सब इसलिए कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको आसान रूप में लिख रहे हैं। तो ये जो समीकरण है 4, ये आगे बार बार काम में आने वाली है, ठीक है। अब स्टूडेंट, और f ऑफ d बराबर क्या होता है, ये होता है, ये याद रखना। ये जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ से, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संकारक है, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं ऊपर से ये थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां से, ये अपन समझ लिए क्या होता है, ये यहां से कैसे आए, ठीक है। अब जो D होता है अवकल संकारक, अवकल संकारक अवकल संकारक का बीजगणित, इसका थोड़ा बीजगणित देख लेते हैं, का बीजगणित। बीजगणित मीन्स इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर, आर, ठीक है, ओ आर है लास्ट में। तो ये क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंग्लिश में अवकल संकारक का बीजगणित। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे देखिएगा स्टूडेंट कि f ऑफ d
ये जो डी है अवकल संकारक, इसका मीनिंग होता है अवकलन। जैसे डी अपॉन डी एक्स है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? अवकल संकारक। जैसे कि इसका नाम है तो क्या हो जाएगा? अवकलन। अवकलन करते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसके आगे डी लगा हुआ है तो इसका क्या होगा? यहाँ पे जो फंक्शन एफ है इसका आगे डी लगा हुआ है, ये अवकल संकारक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ का क्या होगा? अवकलन होगा। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा? अवकलन। लेकिन 1 अपॉन डी आए तो इसका मीनिंग क्या है? चूंकि ये अवकलन है, डी को हम क्या मानते हैं? अवकलन। ये अवकलन होता है इससे। ठीक है, जैसा कि हो रहा है एक्स के सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही इसका उल्टा कर दिए, मतलब 1 अपॉन डी कर दिए तो अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। तो 1 अपॉन डी का मीनिंग क्या होता है? समाकलन। क्या होता है? समाकलन। तो ऐसे ही इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मान लीजिए 1 अपॉन डी लगा हुआ है और आगे है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स, एफ जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? समाकलन। कहने का मीनिंग कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है। इसका मीनिंग क्या है? ये है। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इनका मीनिंग ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके आगे हम देखते हैं कि बुक में सिंपल से इसके बीजगणित दे रखा है, अलजेब्रा। जैसे मान लीजिए डी है a प्लस बी, या a ना लिख के डायरेक्ट लिख दो C1 प्लस C2। ये C1 और C2 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, अचर राशियां है। दो अचर राशियां है। तो हम क्या हो जाएगा? D C1 प्लस D C2, क्योंकि जो D ऑपरेटर है ये अंदर जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही अब चूंकि C1 और C2 क्या है? अचर राशियां हैं, तो ये आगे आ जाएंगी और C1 आगे आ जाएगा, D आगे ऐसे। ठीक है, प्लस C2 भी आगे आ जाएगा और D ऐसे कैसे। ठीक है, लेकिन अगर इनकी जगह कोई फंक्शन होता है, जैसे f ऑफ x है प्लस g ऑफ x है, ऐसे होता, और D ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो क्या हो जाएगा? D ऑफ f ऑफ x प्लस D ऑफ g ऑफ x। अब क्या होगा? अब ये आगे नहीं जा सकते इनकी तरह, जैसे C1 और C2 आगे D से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आगे नहीं जा सकते। इनको ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे D f ऑफ x, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि f ऑफ x और फिर बाद में D डिफरेंशियल ऑपरेटर। नहीं, चूंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर का मीनिंग है अवकलन, तो इसका f ऑफ x का अवकलन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे gx जो फंक्शन है इसका भी क्या हो जाएगा? अवकलन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो केवल अचर राशियों के लिए C1 और C2 क्या है? यहाँ पे अचर राशियां। ऐसे ही घातांक नियम होता है एक। अगर दो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है कि d की पावर m और दूसरा है इनटू में d की पावर n, तो क्या हो जाएगा? d की पावर m प्लस n, सिंपल। और अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे ब्रेक हो जाएंगे d की पावर m और n में। ठीक है, तो ये भी होता है। तीसरा है क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय कैसे? कि अगर d माइनस, मान लीजिए d माइनस कुछ है अल्फा वगैरह,
ये मान लीजिए d माइनस कोई C1 है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है d माइनस C2 है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय इसलिए होता है कि ये चाहे d माइनस C2 को पहले लिख लो, बाद वाले को पहले लिख लो, पहले वाले को बाद में लिख लो, तब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला इनमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये क्रम विनिमय हुआ। और ऑपरेट भी कर सकते हो आप, जैसे y कोई वेरिएबल ऑपरेट कर सकता हूँ मैं इनके साथ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो एडिशन में, कांस्टेंट के एडिशन में कोई चेंज नहीं, घातांक नियम का पालन करता है और क्रम विनिमय का पालन करता है। इसको बोलते हैं बंटन नियम। क्या बोलते हैं, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर ऐसे हो, जैसे d लग रहा है, d डिफरेंशियल ऑपरेटर कोई c इंटू एफ, एफ क्या है, कोई x का फलन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट है, तो c आगे आ जाएगा, और डिफरेंस ये f का जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा, इस पे d ऑपरेट हो जाएगा, जो ऑपरेशन लगेगा d मीन्स f का अवकलन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो गया इसका अलजेब्रा। अब देखिएगा, मैं वापस इसको मिटा रहा हूँ, ये बेसिक सी चीजें थी जो आगे काम में आने वाली है। अब हम देखते हैं कि इसका व्यापक हल कैसे निकालते हैं। जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण होते हैं, इनका व्यापक हल क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा, व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं, या व्यापक हल ज्ञात करना। क्या है, व्यापक हल ज्ञात करना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1 हमने ली थी उसको हम क्या कर दिए, 4 में मैनिपुलेट कर दिए, 4 में चेंज कर दिए, ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और ये एक तरीके से करीब करीब इक्वल है। अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण में इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं समीकरण 4 को यहाँ लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ वाई इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, ये क्या है, समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, व्यापक हल के लिए सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ता है, ये होता है पूरक फलन। पहले क्या निकालना पड़ता है, पूरक फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फलन, फंक्शन। तो सी, इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, सी एफ, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है जो एफ ऑफ डी है, यहाँ से यहाँ क्यू एक्स को क्या रख देते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में क्यू एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। फिर क्या आएगा, 0 रखेंगे तो एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एफ ऑफ डी, वाई क्या चला जाएगा, वाई भी 0 में चला जाएगा, ठीक है। और अब हम d की जगह m रखते हैं, d की जगह क्या रख देते हैं, m, d की जगह m, ये, ठीक है। जहां d बराबर m पुट करने पर हमें साइक समीकरण
प्राप्त होता है। ठीक है, हमें सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ये क्या आ गई, सहायक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से m का मान निकल जाएगा। जैसे m बराबर मान लीजिए रियल रूट हो, जैसे 2 3 ऐसे निकल जाए, या m बराबर क्या हो 1 1 बराबर निकल जाए ऐसे, या m बराबर ऐसे भी हो सकता है कि 3 + 2 आयोटा, या आयोटा, या ये माइनस के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है -1 -2, कुछ भी इनका मान। यहाँ से क्या है, सहायक समीकरण से m का मान आएगा, और m का मान आएगा तो इसके क्या है मान निकालने के, कि अगर m का मान वास्तविक संख्या हो, m की वैल्यू क्या हो वास्तविक संख्या, तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं उसका अलग तरीका है। और m का मान अगर वास्तविक वो सम्मिश्र संख्या हो तो कैसे निकालते हैं। m का मान अगर रिपीट हो रहा है, रिपीट यानी जैसे 1 2 बार आ गया, पुनरावृत्ति हो रही है किसी वैल्यू की, तो हम सहायक समीकरण CF कैसे निकालते हैं, ये सब हम, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, तो अभी इतना ही समझिए। वो आगे m का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर वहाँ से सहायक समीकरण निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरक फलन, इसको बोलते हैं CF शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे ही PI निकालते हैं। ठीक है, तो PI क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ये होता है PI, विशेष समाकलन ऐसे बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, विशेष समाकलन। अब दूसरा होता है विशिष्ट समाकल। ठीक है, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, या INTEGRAL, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PI। ठीक है, तो ये क्या होता है, यदि ये तभी निकलता है यदि QX ≠ 0, QX क्या नहीं होना चाहिए, समीकरण 4 में 0 नहीं होना चाहिए। अगर QX 0 आ रहा है अपना, अगर दिया हुआ जो अवकल समीकरण रहता है, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जैसे f(d) ऐसे आ जाए, f(d) y बराबर 0, तो QX क्या आ गया यहाँ से, QX है ना, QX 0 आ गया, तो उसका PI नहीं निकलेगा, C है। अगर ऐसा है QX 0 है तो क्या होगा, उस स्थिति में CF पूरक फलन ही समीकरण 4 का व्यापक हल होगा। तो सबसे पहले बराबर 0 हो तो इसमें 2 केस बन गए ना, पहला केस ये फर्स्ट। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, हो तो दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल CF ही होगा। ठीक है, क्या होगा, CF ही होगा। अगर यदि QX बराबर 0 हो तो दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल CF ही होगा। यहाँ पे हम QX को खुद मान रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। इसको ऐसे ना लिख के, चाहे ऐसे लिख सकते हो, माना QX बराबर 0 समीकरण 4 में पुट करने पर। ठीक है,
पुट करने पर। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा केस क्या है। यहां से दूसरा केस है, यदि QX बराबर 0 हो तो, क्योंकि अगर QX 0 होता है तो यहां से PI क्या हो जाता है, अगर QX 0 है तो यहां से क्या आ जाता है, PI जो हम निकालते हैं ये सेकंड, ये आ जाता है 0। क्या आ जाता है, 0। और व्यापक हल कैसे निकालते हैं हम, व्यापक हल जो दी गई अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल होता है बराबर CF प्लस PI। तो अगर Q बराबर 0 होगा तो PI क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा ना इसका PI का फिर, तो इसलिए ऐसा करते हैं। फिर अगर PI 0 हो जाएगा, QX अगर 0 होगा तो PI 0 हो जाएगा, तो फिर केवल CF बचेगा। CF किसके बराबर हो जाएगा, व्यापक हल के, मीन्स CF ही व्यापक हल हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसा होता है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर PI निकलता है। ठीक है, PI कैसे निकालते हैं फिर, तो PI बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 4 से इसमें y का मान निकालिए समीकरण 4 में, तो क्या आ जाएगा, y बराबर QX बटे F ऑफ D, यह आ जाता है। अब यहाँ पे y को क्या कर देते हैं, रिप्लेस, किससे, PI से। ये PI है, जो y का मान होता है वही PI होता है, तो ये क्या हो जाता है, QX बटे F ऑफ D, इसको क्या बोलते हैं, PI। और यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, जो PI आएगा उसको अब व्यापक हल जैसा कि यहाँ लिख देते हैं, व्यापक हल बराबर CF प्लस PI होता है। इसका व्यापक हल निकाल रहे हैं हम दिए गए अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन हमारे को मिल जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं, इनके कुछ नियम है, तो वो नियम डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। और ये आप थोड़ा चैप्टर पढ़ के आना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अध्याय 3। ठीक है, तो ऐसे व्यापक हल ज्ञात किया जाता है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं क्या, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 2 और 3 जैसा कि पहले बताया, ये यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके, तो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे 500 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, धन्यवाद।